क्यों सेठ जी, आज भी नहीं रुकोगे? आज नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा, क्योंकि मुझे घर जाना है। बहुत ज़रूरी काम है। मेरी धर्म पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है, और वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, पता है तुम्हें? तुम तो मुझसे प्रेम करते हो ना? वो वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जाता हूँ, कल आऊँगा। संबंधी, वो वो मुझसे प्रेम करती है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वो मुझसे प्रेम करती है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी, और लेटते ही सो गई। म्युनिसिपैलिटी कमेटी का वो दरोगा, जिसे वो प्यार से सेठ जी कहकर पुकारा करती थी, वो अभी अभी उसकी हड्डी पसलियां छिजोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को यहीं ठहर जाता, मगर उसे अपनी धर्म पत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। और वो रुपया जो उसने अभी अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले वो दारोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक भरी चोली जो नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे, कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव के साथ में चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते थे, और उनकी खनखनाहट उसकी दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती थी। कभी कभी ऐसा मालूम होता था कि इन सिक्कों की चांदी पिघल करके उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। कुछ तो गर्मी उस ब्रांडी की बारिश थी जिसका अद्धा दारोगा अपने साथ लेकर आया था, और कुछ तो उस ब्योड़े का नतीजा थी कि जिस पर सोडा खत्म होने पर दोनों ने पानी मिलाकर के पिया था। लंबे चौड़े सांगवान पलंग पर आंधे मुंह लेटी हुई थी, और उसकी बांह जो कंधों तक नंगी थी, पतंग की कांप की तरह फैली हुई थी, जो ओस में भीग जाने के बाइस पतले कागज से जुदा हो जाए। उसके दाएं बाजू में शिकन आलूद गोश्त उभरा हुआ था, जो बार बार मुड़ने की बाइस नीली रंगत इख्तियार कर गया था, जैसे कोई नुची हुई मुर्गी की खाल का टुकड़ा वहां पर रख गया।
उसका कमरा बहुत छोटा था। बेशुमार चीजें बेतरतीबी के साथ बिखरी हुई थी। पलंग के नीचे 3-4 सूखी चप्पलें पड़ी हुई थी, जिस पर मुंह रखकर एक खारिश ज़दा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी गैर मरई चीज को मुंह चढ़ा रहा था। उस कुत्ते के बाद जगह जगह से खारिश के बाइस उड़े हुए थे। अगर कोई उस कुत्ते को दूर से देखता ना, तो उसको देखकर ऐसा लगता जैसे पैर पोंछने का पुराना टाट कोई वहां पर दोहरा करके रख गया हो। यहाँ छोटी सी दीवार गिर पर श्रृंगार का सारा सामान रखा हुआ था। गालों पे लगाने की लाली, होठों की सुर्ख बत्ती और वो कंघी, और गालिबन वो लोहे की पिन जो वो अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही की एक लंबी खूंटी पर एक सब्ज तोते का पिंजरा लटक रहा था। वो तोता अपनी गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छिपाए हुए सो रहा था। उसके पिंजरे में कच्चे अमरूद और संतरों के छिलकों से भरा हुआ था। उन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बेंत की एक कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुष्ट सिर टेकने के बाइस बेहद मैली हो गई थी, और इस कुर्सी के पास ही एक सुंदर तिपाही पड़ी हुई थी, जिस पर हीज मास्टर वॉइस पोर्टेबल ग्रामाफोन पड़ा हुआ था। उस ग्रामाफोन पे बड़ा हुआ काला कपड़ा बहुत ही बुरी हालत में था, और ठीक इस तिपाही के ऐन ऊपर 4 फ्रेम लटक रहे थे, जिनमें मुख्तलिफ आदमियों की तस्वीरें जुड़ी हुई थी। और इसी फ्रेम के बाईं तरफ, यानी कि दरवाजे के अंदर घुसते ही ऐन बाईं तरफ, गणेश जी की शोख रंग की एक सुंदर तस्वीर थी, जो ताजा और सूखे हुए फूलों से लदी थी। ऐसा लगता था उस तस्वीर को देख करके जैसे कपड़े के थान से निकाल करके एक फ्रेम में मढ़ दी गई। और उसी फ्रेम के पास में एक छोटी सी दीवार गिर, जो कि तेल की बाइस बेहद चिकनी हो रही थी। उस पर एक तेल की कटोरी रखी हुई थी, जो दिए की लौ को रोशन करने के लिए रखी गई थी, और पास ही में दिया पड़ा था। सौगंधी जब भी बोनी किया करती थी ना, तो वो गणेश जी की मूर्ति से दूर से पैसे छुआकर माथे पे लगाकर अपनी चोली में रख लिया करती थी। चूंकि उसकी छाती काफी उभरी हुई थी, इसलिए जितने भी पैसे वो अपनी चोली में रखती महफूज पड़े रहते। अलबत्ता जब माधव पुणे से छुट्टी लेकर आता, तो उससे रुपए बचाने की खातिर वो पलंग के पाए के पास में छोटे से गड्ढे में वो सारे रुपए उसमें छुपा दिया करती थी। ये गड्ढा उसने इसी गरज से खोदा था, और ये रुपए बचाने का तरीका जो है माधव से, उसे रामलाल दलाल ने बताया था। अरे नहीं, बिल्कुल, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे कैसे कैसे कर ले? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे और ऐसा बन के रहोगी ना तो एक पैसा भी ना मिलेगा, कलूटी। अरे ऐसे कैसे? अबे जा, मुंह में जरा हल्दी हल्दी पोत, नागिन। वो क्या कर रही है यहाँ? अरे कुछ नहीं, वो माधव आ रहा है ना। कहाँ माधव? फिर वही माधव। इस बार को तू कहिए से पर यार बना लिया। एक तो मलके आशिकी माशूकी चल रही है, एक तो चवन्नी अपन जेब से निकालता नहीं और तोरे संग मौज उड़ाता रहता है। मौज तो अलगे रहे, मुआ कुछ ले भी मरता है। कागन जी, हमरा दाल में तने काला बुझा रहा है। इस सारे में कुछ बात तो ऐसी जरूर है जो तोरा के जज गया है। अरे 7 बरस से ही धंधा कर रहे हैं, तोरा जैसे छमिया का ना सब भीतर ये हाल मालूम है। अरे रामलाल नाम है हमरा, ये बम्बई नगरिया के ना और छोर से कौना कौना तक 10 रुपया से लेके 100 रुपया वाली तक 120 छमिया को यहाँ से हुआ करते हैं। हाँ हाँ पता है मुझे। पता है, जानती है तो पूछती काहे नहीं है? एकदम तोरी देह पर से सरिया भी उतार के ले जाएगा तेरी मैया का भतार। अरे कितना बार बोले हैं तोरा के ई पलंगड़ी के पौवा के नीचे एक ठो गड्ढा खोद और उसमें सारा माल छुपा दिया कर, और जब वो तेरा यार आया करे ना तो उससे कहा कर, तेरी जान की कसम माधव, आज सुबह से एक थैले का मुंह नहीं देखा। बाहर चाय वाले से कहकर 1 कप चाय और अफलातून बिस्किट तो मंगा, देखना भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे। सब जानती है, पूछती है, फिर भी बनती है। बड़ा नरम टेम आ गया है रे सौगंधी। ई कांग्रेस ने जब से ये दारू बंद किया है ना, सारा धंधा ही मंदा कर दिया है।
तोरा तो कहीं ना कहीं से पिए का जुगाड़ हो ही जाता है, हैं? भगवान की लिया, जब तोरे यहाँ ये रात का खाली किया हुआ बोतल देखता हूँ और इसका महक सूंघता हूँ ना, जी कचौड़ता है कि तेरी जून में चलाऊं। शराब, शबाब, जामुन। अरे जामुन से याद है वो जमुना का कह रही थी? जमुना कह रही थी कि नीचे से इन बम के गोलों को बांध के रखा कर, अंगिया पहनेगी तो इसकी सख्ताई ठीक रहेगी। तो मैंने भी हंस के कहा, क्यों जमुना, तू सबको अपने सरीखा समझती है क्या? 10 रुपए में लोग तेरी बोटी बोटी तोड़कर चले जाते हैं, तो तू समझती है कि सबके साथ ऐसा होता होगा? हाँ। कोई मुंह लगाए तो ऐसी वैसी जगह हाथ हाथ तोड़कर। अरे हाँ रामलाल, तुझे कल रात की बात बताऊं? तुझे याद है तू रात के 2 बजे वो पंजाबी लेके आया था? वो 30 वाला? अरे हाँ वही, क्या फट्टू निकला साला। सुन तो, जब हम सोने जाने लगे तो मैंने बत्ती बुझा दी। अरे वो तो डरने लगा, अंधेरे में उसका सारा टाट फिर रहा होगा। फिर क्या, मैंने कहा चलो चलो देर क्यों करते हो, देखो 3 बज गए, दिन चढ़ जाएगा। कहता है रोशनी करो रोशनी करो। मैंने कहा ये रोशनी क्या हुई भला? कहता है लाइट लाइट। उसकी बीची हुई आवाज सुन के मैं तो अपनी हंसी ना रुक पाई। मैंने कहा देखो जो करना है अंधेरे में करो, लाइट तो मैं ना करूंगी। ये कहकर मैंने उसकी गोश्त भरी रान में एक चुटकी ली। वो तड़प कर उठा और फट से जाके बत्ती जला दी। मैंने झट से चादर ओढ़ा। मैंने कहा क्यों रे मर्द, शर्म नहीं आती तुझे? और जैसे वो पलंग पर आया मैं फट से गई फिर से। तेरी कसम रामलाल, खूब मजे में कटी रात। कभी उजाला कभी अंधेरा, कभी अंधेरा कभी उजाला। और जब ट्राम की खटपड़ खटपड़ हुई तो पतलून पतलून पहन के पुर। 30 रुपया ना जुए में जीत के लाया होगा, जो यूं मुफ्त में दे गया। बेचारी जमुना तो बड़ी अल्हड़ है, कुछ नहीं आता उसे। मुझे बड़े बड़े गुर याद है ना आदमियों को ठीक करने के। तोरा सबरा गुर याद है? तू अपन 1-2 ठो सहेलियों को भी सिखाई थी ना? हाँ। जब कवर है हमरा। चल आज 1-2 ठो गुर हमहू सिखा दे। देखो अगर आदमी शरीफ हो, हाँ, ज्यादा बातें बातें ना करता हो तो उसके साथ खूब शरारतें करो, अनगिनत बातें करो, उसे छेड़ो सताओ फिर। और अगर दाढ़ी वाड़ी रखता हो तो अपनी उंगलियों से उसकी दाढ़ी में कंघी करते करते 2-4 बाल भी खींचो। और अगर पेट रखता हो तो थपथपाओ। इससे पता है क्या हो, अपनी मर्जी के मुताबिक वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, उसका टेम हो गया, वो भी खुश खुश चला गया और तुम भी बची रही। सही कहा। लेकिन रामलाल, ऐसे लोग जो गुपचुप और शांत दिखते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं कमीने। उनका बस चल जाए तो बोटी बोटी नोच लेते हैं, 10 रुपए वसूल के जाते हैं कुत्ते। सही कह रही है। ये जो देखने में पतले होते हैं ना, अंदर थोड़े ताबड़तोड़ होते हैं, जान ही निकाल लेते हैं। तोरे में तो भी बहुत जान बाकी है रे। अच्छा चलो हम जा रहे हैं। और सुन, शाम को ना एकदम जबर माल बन के तैयार रहना, काहे कि माल बनेगी तभी तो माल मिलेगा। चल जाते हैं अब, ठीक है? तुम डर डर हम पाते तक दिन पकड़े कभी न छोड़ूं। सौगंधी जितना चालाक खुद को समझती थी ना, वो उतनी थी नहीं। उसके ग्राहक बहुत कम थे। गाय दर्जा जज्बाती लड़की थी। यही वजह है कि जो तमाम गुर उसे याद थे ना, उसके दिमाग से फिसलकर उसके पेट में आ जाते थे, जिस पर एक बच्चा पैदा करने की 22 कई लकीरें पड़ गई थी। उन लकीरों को जब उसने पहली मर्तबा देखा था ना, तो उसको वो देखकर ऐसा लगा था जैसे उसके खारिश ज़्यादा कुत्ते ने अपने पंजे से निशान बना दिए हैं। सौगंधी दिमाग में ज़्यादा रहती थी, लेकिन जो ही कोई प्यार से बोलता तो वो झट से पिघलकर अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाया करती थी। गोया औरत और मर्द के जिस्मानी रिश्तों को उसका दिमाग बिल्कुल फिजूल समझता था, मगर उसके जिस्म के बाकी आज़ा इस मिलाप के बहुत बुरी तरह कायल थे। उसके आज़ा आज ऐसी थकन चाहते थे जो उन्हें झिझोर कर मार कर सुनाने पर मजबूर कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम हो, और कभी ऐसा मालूम होता है कि तुम नहीं, और तुम्हारे होने और ना होने के बीच कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम हवा में बहुत ऊंची जगह लटकी हुई हो। ऊपर हवा, नीचे हवा, दाएं हवा, बाएं हवा, बस हवा ही हवा, और
और इस हवा में दम घुटना भी एक खास मजा देता है। बचपन में जब वो आंख मिचोली खेला करती थी ना, तो अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी। तो ना काफी हवा में दम घुटने और पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन जो उसके दिल में पैदा होती थी, उसको कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि वो अपनी तमाम उम्र ऐसे ही किसी बड़े संदूक में छुपकर गुजार दे कि जिसके बाहर उसे ढूंढने वाले फिरते रहे, या फिर उसे कभी कभी ढूंढ भी निकालें, या वो कभी किसी को ढूंढ ले। उसकी जिंदगी जो पिछले 5 वर्षों में बीत रही थी ना, वो आंख मिचोली थी। या तो वो कभी किसी को ढूंढ लेती थी, या कभी कोई उसे ढूंढ लेता था। वो खुश थी क्योंकि खुश रहना उसकी मजबूरी थी। लेकिन हर रोज रात को कोई ना कोई मर्द उसके चौड़े सांगवान पलंग पर होता था, और इस बात का बार बार तहिया करने पर भी कि वो मर्दों की कोई ऐसी वैसी बात नहीं मानेगी, और उन मर्दों के साथ बड़े रूखेपन के साथ पेश आएगी। हमेशा हमेशा अपने जज्बात के धारे में बह जाया करती थी, और फकत एक प्यासी औरत बनकर रह जाया करती थी। और रोज रात को उसका नया या पुराना मुलाकाती उससे कहा करता था, सौगंधी, ए सौगंधी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। झूठ, सब झूठ। और मैं ये जानते हुए भी कि तुम झूठ बोल रहे हो, बस मौन हो जाती हूं। मैं महसूस करती हूं कि सचमुच मुझसे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम, कितने मीठे और सुंदर बोल है ना। जीवन का सबसे सुंदर एहसास। मैं चाहती हूं कि इस प्रेम को पिघलाकर अपने आंखों पर मल लूं, उससे अपने बदन की मालिश कर लूं, ताकि ये सारे का सारा मेरे मसामों में रच बस जाए। या फिर मैं खुद इसके अंदर चली जाऊं, सिमट सिमटा कर इसमें दाखिल हो जाऊं और ऊपर से ढकना बंद कर दूं। कभी कभी जब प्रेम किए जाने का जज्बा मेरे अंदर शिद्दत इख्तियार कर लेता, तो जी में आता कि पास पड़े आदमी को अपने गोद में लेकर थपथपाना शुरू कर दूं, उसे लोरियां दे देकर अपने गोद में ही सुला लूं। प्रेम कर सकने की अहलियत उसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो उससे प्रेम कर सकती थी और प्रेम को निभा भी सकती थी। अभी तक उन 4 मर्दों से वो अपना प्रेम निभाई तो रही थी, जिनके फ्रेम उसने दीवार पर लटका के रखे थे, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो बहुत अच्छी है। ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता? ये अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता है, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया, सौगंधी, जमाने ने तेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ये जमाना यानी उसके बीते हुए 5 बरस, उनके दिन और उनकी रातें उसके जीवन के हर तार के साथ वाबस्ता थे। फिर भी ये ख्वाहिश हमेशा उसके दिल में मौजूद रहती थी। ताहम वो चाहती थी कि यूं ही उसके दिन बीतते चले जाएं। मुझे कौन से महल खड़े करने हैं कि रुपयों पैसों की परवाह करूं? घर चलूं, अच्छी सी मालिश लेकर सो जाऊं, शाम को ग्राहक भी तो आने हैं। हाँ, नहीं तो। जी हाँ, उसे कौन से महल खड़े करने थे जो रुपये और पैसों का लालच करती। 10 रुपये उसका आम निर्ख था, जिसमें से 2.5 रुपये रामलाल दलाल अपनी दलाली के काट ही लेता था। बचते थे 7.5 रुपये जो उस अकेली जान के लिए काफी थे। मगर माधव जब भी धावा बोलने आता बकौल रामलाल दलाल, तो वो 10-15 रुपये खराज भी अदा करती थी। और ये खराज सिर्फ इस बात का था कि सौगंधी को माधव से कुछ वो हो गया।
ये रामलाल दलाल ठीक कहता था। माधव में कोई ऐसी बात तो थी ही जो सौगंधी को बहुत भा गई थी। अब वो अपना रिश्ता उससे छुपाए या बताई क्यों ना दे, लेकिन जब माधव और सौगंधी की पहली मुलाकात हुई थी ना, तो माधव ने कहा था, छी 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 हैं? ये तेरे को लाज नहीं आती अपना भाव तय करते हुए? जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही है? और क्यों आया वो तेरे पास? साला मुझे तो सोचते हुए तक घिन आती है। क्या बोला तूने? 10 रुपए ना? और जैसा कि तू बोली उसमें से 2.5 रुपए उसके वो दलाल को बाकी रह कितने? 7.5 रुपए रहे ना? 7.5 रुपए। हाँ, तो अब इन 7.5 रुपए में तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे ही नहीं सकती। और साला मैं इधर ऐसी चीज लेने आया हूं जो मैं ले ही नहीं सकता। देख सौगंधी, मुझे औरत चाहिए, और क्या तुझे इस घड़ी इस वक्त मर्द चाहिए? अरे मेरे को यहाँ कोई भी औरत मिल जाएगी, क्योंकि औरत चाहिए मुझे। लेकिन तू ये बता, मैं तुझे पसंद हूँ? देख माधव, ये किचकिच करना बंद कर। और ये जो तेरी गोल मटोल बातें हैं ना, पहले भी मैं कई दफा सुन चुकी है, जो मेरे भेजे में नहीं पड़ती। अभी तेरे को जो बोलने का है वो सब बोल। पता एड़ी है तू। चल एक बात बता, तेरे और मेरे बीच में क्या नाता है? कुछ भी नहीं, बस ये 10 रुपए, जिनमें से 2.5 रुपए दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। ये 10 रुपए तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं सौगंधी। इनका बजना तू भी सुन रही है और मैं भी। देख, तेरा मन कुछ और कहता है और मेरा मन कुछ और। तो क्यों ना हम कोई ऐसी बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। समझ गई है ना? देख, मैं पुणे में हवालदार हूं। यहां महीने में सिर्फ एक बार आया करूंगा, वो भी 2-4 दिन के लिए। तूने ये धंधा छोड़ दे, मैं तुझे खर्चा दे दिया करूंगा। तू बोल, भाड़ा क्या है इस खोली का? माधव, तू सच बोल रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे तो जान दे दूं क्या? अब तेरी जान कसम सच बोल रहा हूं। तेरी इन बातों का असर मुझ पर इस कदर हुआ है जैसे चंद लम्हातों के लिए खुद को हवलदार नहीं समझने लगी। और फिर देखना, तूने कितने हक से कमरे के सारे बिखरे सामान को समेटना शुरू कर दिया। हाँ, इतना साफ किया फिर भी देख कैसा गंदा पड़ा है। और ये देख, ये क्या कामासूत्र लगा के रखा है तूने। देख भाई, ऐसी तस्वीरें मैं तेरे को यहाँ नहीं लगाने दूंगा। इन सबको हटा। ये देख पानी का घड़ा, ये कितना मैला हो रहा है। अरे इसको साफ कर। ये चीथड़े, ये चिंदियाँ, ये सब कितना बुरा वास मारते हैं। ये क्या, ये क्या तेरे बालों का सत्यानाश करके रखा है तूने। अरे मुल्तानी मिट्टी से साफ करके इनमें तेल लगा, सुंदर लगेगी। माधव, हम 2-3 घंटे की बातचीत में आपस में कितने घुल मिल गए ना। ऐसा लग रहा है जैसे इस हवलदार को मैं बरसों से जानती हूँ। तुझे पता है, आज तक किसी ने भी इस कमरे में बदबूदार चिथड़े, मैले घड़े और इन नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया। पर ना ही मुझे ये महसूस होने दिया कि मेरा भी एक घर है जिसमें घरेलू बना सकता है। लोग आते और बिस्तर तक की गिलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते। ये क्या है? तेरी नाक लाल क्यों हो रही है? बुखार है क्या तुझे? रुक, मैं दवाई लेके आता हूं। माधव, क्या कर रही है? माधव, तू बहुत अच्छा है, सच में। मेरी आंखों से देख, तेरी हर बात 52 तोले और पाव रखती की है। आज से पहले इतनी खरी खोटी मुझे किसी ने नहीं सुनाई। एक बात कहूँ, मुझे सचमुच लगता है कि मुझे तेरी जरूरत है। तो हमेशा मेरे साथ रहेगा ना, छोड़ के तो नहीं जाएगा? हाँ, लेकिन शर्त है मेरी एक। देख, तुझे ये धंधा छोड़ना पड़ेगा। अगर तूने फिर से ये धंधा शुरू किया ना, तो भाई तेरी मेरी टूट जाएगी। आज के बाद अगर एक भी मर्द यहाँ ठहरा तो मैं तेरी ये चोटी पकड़ के तुझे बाहर फेंक दूंगा। चल भाई, निकलता हूँ मैं अब। और सुन ना, इस महीने का खर्चा जो है मैं तुझे पुणे पहुँच के मनी ऑर्डर करता हूँ। तू बता ना भाड़ा क्या है इस खोली का? माधव, थोड़ी देर के लिए तेरे कांधे पर सर रख लूं?
ना ही माधव ने कभी पुणे से पैसे भेजे और ना ही सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये क्या हो रहा है। ना ही सौगंधी ने कभी माधव से ये कहा कि तू ये क्या टर्टल लगा के रखता है, क्या तूने एक फूटी कौड़ी भी दी है क्या कभी। और ना ही माधव ने कभी सौगंधी से ये कहा कि ये तेरे पास माल आता कहां से, जबकि मैं तुझे कुछ देता तो हूं नहीं। दोनों झूठे थे। दोनों एक मुलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे। सौगंधी खुश थी कि भाई जिसे असली सोना ना मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों पर ही राजी हो जाएगा। सौगंधी इस वक्त थकी मांदी सो रही थी और बिजली का वो कुमकुमा जो उसके सिर के ऊपर लटक रहा था उसे ऑफ करना भूल गई थी। दिन भर की थकी मांदी वो रोशनी उसकी आंखों के सामने टकरा रही थी, मगर वो गहरी नींद में थी कि तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सौगंधी, ओ सौगंधी। रात को 2 बजे ये कौन आया था? सौगंधी के ख्वाब आलूद कानों में दस्तक भिनभिनाट बनकर पहुंची, लेकिन जब दरवाजा जोर से खटखटाया गया तो वो चौंक कर उठ बैठी। सौगंधी, ओ सौगंधी। 2 मिली जुली शराबों और दांत के रेखों के बीच में फंसे हुए मछली के रेजों ने उसके मुंह के अंदर एक ऐसा लुआब पैदा कर दिया था जो बेहद कसेला और लेसदार था। वो उठी और उसने धोती के पल्लू से इस लुआब को साफ किया और आंखें मलने लगी। वो पलंग पर अकेली थी। उसने पलंग के नीचे देखा तो उसका खारिश ज़दा कुत्ता सो रहा था और नींद में किसी गैर मरे चीज को मुंह चढ़ा रहा था। और तोता अपनी गर्दन को अपनी पीठ के बालों में दिए हुए सो रहा था कि तभी दरवाजा दोबारा बजा। सौगंधी, ओ सौगंधी। सौगंधी ने एक डोंगा पानी निकालकर कुल्ली की और दूसरा डोंगा गट-गट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, अरे थोड़ा सा सांप सूंघ गया था क्या? क्या हो गया था? मर गई थी क्या? 1 घंटा से किवाड़ पीट रहे हैं। तू सा भीतर कोई है क्या? अरे तुम एक किवाड़ काहे नहीं खोल रही थी? ऐसे कैसे होंगी लगा हुआ था? एकदम हद कर दिए तुम तो। अगर एक छमिया को उतारने में ऐसा 2 घंटे लगने लगा ना फिर तो हो गया धंधा। अरे बैठ का गई, हमारा मुंह का निहार रही है। अरे अंदर जा, वो धोती होती बदल, वो फूल वाला साड़ी पहन, पाउडर लगा और चल हमारे साथ। बाहर एगो सेठ मोटर गाड़ी में तोरा इंतजार कर रहा है। रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं। अरे तो पहले काहे नहीं बोली? अरे वो बात नहीं है रामलाल, बस ऐसे ही जी अच्छा नहीं। रात को बहुत पी गई और सर फटा जा रहा बिल्कुल। बची हो तो दो, हम मुंह का स्वाद ठीक कर लें। बचाई होती तो मुँह सर में दर्द ही क्यों होता? अच्छा सुनना, इधर आ। वो जो मोटर में सेठ बैठा है ना, तू ना उसको अंदर ही लिया जा। क्या बात कर रही है? अरे वो जेंटलमैन आदमी है। अरे वो अंदर नहीं आ सकते भाई। सूट वूट पहनता है, टाई ही पहनता है। अरे वो तो बाहर गाड़ी खड़ा करने में भी ना डरा रहा था। अरे तू जल्दी से तैयार हो जा और नुक्कड़ तक चल। अरे 7.5 रुपए का सौदा तय हुआ है। 7.5? हाँ। बहुत तेज सर में दर्द है रामलाल, कबूल ना करती, लेकिन पैसों की जरूरत भी है। वो अपनी कोली के सामने मद्रासी औरत रहती है ना, अरे वो जिसका खाविन मोटर के नीचे आके मर गया था, वो कलूटी? हाँ, उसको अपनी जवान लड़की समेत वतन वापस जाना है। किराए के दाम नहीं है तो कसम कुर्सी की हालत में बैठी बेचारी रो रही। कल ही मैंने उसको ढांढस बंधाया कि बहन चिंता मत कर, मेरा मर्द पुणे से आ ही रहा है, उसके आते तेरे जाने की व्यवस्था कर दूंगी। लेकिन व्यवस्था तो मुझे ही करनी है। हाँ व्यवस्था करनी है तो जाना जल्दी से, तैयार हो, क्या पैसा मिलेगा? तो जा रही है ना। जा जल्दी से जा, हौली हौली करना। हाँ, ये वाली पहन लो। अरे फूल वाली। हाँ। अच्छा रामलाल, वो सेठ मोटर में लेके जाएगा? मोटर में आया है तो मोटर में ही लेके जाएगा ना। चिल्लाता क्यों है? जा जल्दी से तैयार हो। अरे रात का कुछ नहीं बचा है का, सारा चाट गई। रामलाल अभी तो बताई थी ना मैं, बचाई होती तो मुंह दर्द ही क्यों होता? तेरे को पीने का है क्या? अरे तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कल तक रुक जाओ, ग्राहक आएगा
हम उका मिलके क्या करेंगे हैं? वो तू पैसा खातिर परेशान हो रही है ना, उसे काहे नहीं बोल देती? वो दे देगा वो मद्रासन को। वो क्या देगा मद्रासन को? देगा तो हमको देगा। तुमको देगा वो, हमका नहीं मालूम का कौन किसको देता है। तोरा सारा पैसा ले उड़ेगा एक दिन। हाँ। अरे हौली हौली कर, नहीं तो साहब निकल जाएगा। अरे यार ये ना, रुक जा। आज एक पैसा भी ना कमाया और तुम और लेट कर रही हो। अरे जल्दी आना। आ गई आ गई। चल। रुक जा, तू चल आगे आगे, मैं आती हूँ। अरे तू चल ना, आ रही है ना मैं। अरे हमें थोड़ी ना मिलना, जल्दी आ। अरे यार, अरे हौली हौली हाथ चलाना। चल रही है चल रही है। चल जल्दी। और वो रामलाल के साथ होली। गली जो कि छोटे शहरों के बाजारों से भी बड़ी थी, बिल्कुल खामोश थी। गैस के वो लैंप जो खंभों पे जड़े थे, पहले की निस्बत बहुत धुंधली रोशनी दे रहे थे। जंग की बाइस उनके शीशों को गदला कर दिया गया था। कमजोर रोशनी में स्याह रंग की मोटर का साया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खामोशी। सौगंधी को ऐसा लगा कि उसके सर का दर्द फिजा पर भी छा गया। एक कसेलापन उस हवा के अंदर भी महसूस हुआ, जैसे ब्रांडी और बेवड़े की बास से हवा भी बोझल हो रही है। अरे आ, इतना टाइम लगाती है। अरे आ रही है ना। अरे अरे तुम्हारा बाल उड़ रहा है, तुम जल्दी आ। साहब सही, हाँ वो आ गई है और ये एकदम जबर माल है, अब तो मजा आ जाएगा। अरे थोड़ा ही टाइम हुआ उसे धंधा शुरू किए हुए। हाँ बुला, उस आ गई इधर आ, सेठ बुला रहे, जल्दी आ। ऊपर नीचे नीचे सही। रामलाल, हूँ काय किया रे? अरे तोरा के पसंद नहीं किए, सारा कुछ लेना देना नहीं होता तो आ कहे जाते हैं। 2 घंटा खराब कर दिया बेकार में। हम जा रहे हैं, तू भी चली जाना घर। पसंद नहीं किया? मुझे पसंद नहीं किया? कहाँ है वो सेठ? कहाँ है वो मोटर? तो हूँ का मतलब था कि पसंद नहीं किया। स्कीम मॉम। गाली भी किसे दूं? मोटर तो चली गई, उसके मोटर की लाल बत्ती बाजार के अंधियारे में खोती चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लाल बत्ती नहीं, लाल अंगारा हूँ है जो मेरे कलेजे में बरमे की तरह उतरा चला जा रहा है। जी में आता है कि जोर से पुकारूं, अरे ओ सेठ, जरा अपनी गाड़ी तो रोकना बस 1 मिनट के लिए। ये फूलों वाली साड़ी इसे मैं बस खास खास मौके पर ही पहनती थी, पर आज ये रात की हल्की फुल्की हवा में लहराती हुई कितनी गंदी लग रही है। ये साड़ी और इसकी रेशमी सरसराहट कितनी भद्दी लग रही है।
दाढ़ी हवा में लहरा लहरा कर हूँ हूँ कह रही हूँ। जी मैं उसे चितड़े उड़ा दूं। गालों पर पाउडर लगाया, होठों पर सुर्खी लगाई, इतना सिंगार किया, किस लिए? अपने आप को पसंद कराने के वास्ते। लेकिन मिला क्या? जो मैंने कौन सा उस सेठ के वास्ते अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है, और मेरी क्या, सबकी आदत है। पर ये रात के 2 बजे वो रामलाल, ये बाजार, वो सेठ और उसके मोटर की चमक, ये बाम और पसीने के साथ बहने लगी है। इसे मैंने श्रृंगार से कम कर दिया था, लेकिन पसीने के कारण मेरे पूरे मुसामों में घुसती चली जा रही है। ये हवा और मुई का झोंका जब मेरे माथे से टकराता है तो ऐसा लगता है कोई सर्द टीन का टुकड़ा काट कर मेरे सर के साथ चस्पा कर दिया। काश काश इस माथे का दर्द मेरे ख्यालातों को दबा सके, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही। मैं चाहती हूं कि किसी ना किसी तरह मेरा अंग अंग दुखने लग जाए। मेरे टांगों में दर्द हो, मेरे पेट में दर्द हो, मेरी बाहों में दर्द हो, मेरे सर में दर्द हो, ऐसा दर्द कि मैं सिर्फ दर्द का ख्याल करूं और सब कुछ भूल जाऊं। क्या ये दर्द था? ऐसा लगा जैसे एक लम्हे के लिए मेरा दिल सिकुड़ा और फिर फैल गया। ये क्या था? लानत! ये वही हूँ है जो मेरे कलेजे में कभी सिकुड़ती और कभी फैलती है। रामलाल का ख्याल है कि उसे मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, लेकिन शक्ल का तो उसने जिक्र ही नहीं किया। रामलाल ने कहा कि सौगंधी, उसने तुझे पसंद नहीं किया, तो उसे सिर्फ मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो क्या हो गया? मुझे भी तो कई आदमियों की शक्ल पसंद नहीं आते। हाँ, वो जो अमावस की रात को आया था, कितनी बुरी सूरत थी उसकी, चेचक से भरा हुआ मुंह। क्या उसे देखकर मैंने अपनी नाक भौं नहीं चढ़ाई थी? जब वो मेरे साथ सोने लगा था तो क्या मुझे घिन नहीं आई थी? वो चुपकाई आते आते नहीं रुक गई थी। दिन तो आई थी सौगंधी, लेकिन तूने उसे ठुकराया नहीं था, तूने उसे दुत्कारा नहीं था। उस सेठ ने तेरे मुंह पर थूका है। हो का मतलब ही क्या था? यही कि चुचुंदर के सर पे चमेली का तेल, हो ये मुंह और मसूर की दाल। अरे रामलाल, तू ये छिपकली कहां से पकड़ के ले आया? हाँ, इस लौंडिया की तू इतनी तारीफ कर रहा था, 10 रुपए, और ये औरत खच्चर क्या बुरी है? इतना गुस्सा आ रहा है, ना गुस्सा आ रहा है कि पैर के अंगूठे से लेकर सर के बालों तक गर्म लहरें दौड़ रही है।
इसमें उसका भी क्या कसूर? वो बेचारा भी तो अपना धंधा ही कर रहा था। सारा कसूर तो उस सेठ का है। भड़वा आया ही क्यों? एक बार, हाँ, सिर्फ एक बार वो सेठ फिर से आए और मैं होले होले उस मोटर की तरफ बढ़ूं। उस मोटर से एक हाथ बैटरी मेरे चेहरे पर रोशनी फेंके और फिर हूं की आवाज आए और मैं अपने दोनों पंजों से अंधाधुंध उस सेठ का मुंह नोचना शुरू कर दूं। ऐसी बिल्ली की तरह अपनी उंगलियों के सारे नाखून उस सेठ के मुंह में गाड़ दूं और फिर बालों से पकड़कर उसे बाहर घसीटूं और दाल मुक्के मारना शुरू कर दूं जब तक थक ना जाओ। और जब थक जाओ तो रोना शुरू कर दो। तुम क्यों रोती हो? तुम्हें क्या हुआ जो लगने लगी? आंखों से किया हुआ सवाल चंद लम्हात तक उन आंसुओं में तैरता रहा जो अब पलकों पर कांप रहे थे। सौगंधी इन आंसुओं में से देर तक उस खला को घूरती रही जिधर वो मोटर गई थी। फड़ फड़ फड़, ये आवाज कैसी थी? सौगंधी ने इधर उधर देखा लेकिन किसी को ना पाया। अरे ये आवाज तो उसके दिल की थी और उसे लगा कि मोटर का इंजन बोला है। क्या हो गया था उसके दिल को आज? क्या आज ही उसके दिल को रोग लगना रह गया था? अच्छा भला धड़ धड़ करता करता ये बिल्कुल उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जिसकी सुई एक जगह पर आकर के टिक जाती। रात कटी तारे गिन गिन, रात कटी तारे गिन गिन करता करता ये तारों की रट क्यों लगा के रखता है? आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर है ना ये तारे। हाँ, तारे तो सुंदर है सौगंधी, लेकिन तू कितनी बदसूरत है। अरे भूल गई तेरे चेहरे पर कोई थूक कर गया है। लेकिन सौगंधी, तू बदसूरत नहीं है। इन 5 सालों में मैंने खुद को जितना आईने में देखा है, उस हिसाब से इसमें कोई शक नहीं कि अब मेरा वो रंग रूप नहीं रहा जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था, जब मैं तमाम फिक्रों से आजाद अपने माँ बाप के घर रहा करती थी। लेकिन मैं बदसूरत नहीं हूँ। मेरी शक्लो सूरत उन आम औरतों जैसी ही है जिनकी तरफ गुजरते गुजरते मर्द उन्हें घूर कर देख लिया करते हैं। इनमें वो तमाम खूबियां मौजूद है जो मेरे ख्याल में हर मर्द उस औरत में जरूरी समझता है जिसके साथ उसे 1-2 रात बसर करने हो। मैं जवान हूं, मेरे आज़ा मुत्तसिब हैं,
कभी कभी जब नहाते वक्त मेरी निगाहें अपनी रानों पर पड़ती हैं तो उसकी गोलाई और गुदगुदाहट को महसूस किए बगैर मैं नहीं रह पाती। मैं कुछ खल्क हूँ। इन 5 वर्षों के दौरान में शायद ही कोई मर्द मुझसे नाखुश होकर के गया हो। मैं बड़ी मिलनसार हूँ, रहम दिल हूँ। हाँ, अभी अभी पिछले दिनों की बात है, क्रिसमस में जब मैं कोलपेठा में रहा करती थी, तब एक खट्टा कट्टा नौजवान मेरे पास आया था। दूसरी सुबह जब दूसरे कमरे की खूंटी से उसने अपने कोट उतारे तो बटुआ गायब पाया। मेरा ही नौकर बटुआ ले भागा था। बेचारा कितना परेशान हुआ। हैदराबाद से मुंबई छुट्टी गुजारने के लिए आया था। उसके पास जाने के लिए किराया भी ना थे। तो क्या मैंने तरस खाकर उसे उसके दाम नहीं दिए थे? दिए थे, मैंने ही दिए थे। मुझ में क्या बुराई है? मैं कहाँ बुरी हूँ? नहीं, मैं बुरी नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी। बस इतना चाहती हूँ कि कोई मेरी भी तारीफ करे। कोई मेरे कांधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कह दे कि सौगंधी, कौन कहता है कि तू बुरी? जो तुझे बुरा कहे वो आप बुरा। नहीं, ये कहने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। बस इतना कह दे कि सौगंधी, तू बहुत अच्छी है। हाँ, सौगंधी बहुत अच्छी है। पर मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरी कोई तारीफ करे? आज से पहले तो कभी मुझे इसकी शिद्दत से जरूरत महसूस नहीं हुई। फिर आज क्यों मैं इन बेजान चीजों को भी ऐसी नजरों से देखती हूँ जैसे उन पर अपने अच्छे होने का एहसास तारी करना चाहती हूँ। क्यों मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा माँ बन रहा है? क्यों मैं माँ बनकर धरती की हर शय को अपनी गोद में लेने के लिए तैयार हूँ? क्यों? मैं चाहती हूँ कि इस गैस के आहनी खंभे से जाकर चिमट जाऊं और उसके सर्द लोहे पर अपने गाल रख दूं। मेरे गर्म गर्म गाल और उसकी सारी सर्दी चूस लूं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने अंदर गड़बड़ महसूस कर रही हूँ। मैं मौसम की उस फिजा को महसूस कर रही हूँ जो बारिश के ठीक पहले आता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जिस्म का हर मुसाम खुल जाए और जो कुछ मेरे अंदर उमड़ रहा है वो इन मुसामों के रास्ते बाहर आ जाए। पर ये कैसे हो? कैसे? हाँ, वो सेठ सिर्फ एक बार आ जाए, एक बार तो मैं नहीं ना आए। मेरी बला से मैं क्यों अपनी जान हल्कान करूं? घर चलूं और लंबी तान कर सो जाऊं। इन झगड़ों में रखा ही क्या? मुफ्त की सरदर्दी। चल सौगंधी, घर चल। एक डोंगा पानी पी और थोड़ा सा बाम मलकर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सेठ और उसके मोटर की ऐसे
ये सोचते हुए सौगंधी का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह उसका जिस्म हल्का हो गया। जब वो घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ ना होने के बायस उसके कदम कई बार लड़खड़ाए। अपने मकान के पास पहुंची तो एक टीस के साथ फिर तमाम वाकया उसके दिल में उठा और दर्द की तरह उसके रुएं पर छा गया। उसके कदम फिर बोझल हो गए और वो इस बात को शिद्दत के साथ महसूस करने लगी कि घर से बुलाकर बाहर बाजार में उसके मुंह पर रोशनी का चांटा मारकर एक आदमी ने अभी अभी इसकी हतक की है। ये ख्यालात उसने अपनी पसलियों पर किसी के सख्त अंगूठे महसूस किए, जैसे कोई उसे भेड़ बकरी की तरह दबा दबा कर देख रहा हो कि गोश्त भी है या खाली खाली। उस सेठ ने, भगवान करे जी में आ रहा है कि बहुत सारी बद्दुआ दे दूं, लेकिन बद्दुआ देने से क्या होगा? मजा तो तब आता कि वो मेरे सामने होता, इसके वजूद के जर्रे जर्रे पर लानतें लिख देती, उसके मुंह पर कुछ ऐसे अल्फाज कहती जिसे सुनकर जिंदगी भर बेचैन रहता। अपने कपड़े फाड़ कर इसके सामने नंगी हो जाते और कहती, ले यही लेने आया था ना तू, ले जा, बिना दाम दिए ले जा। लेकिन जो मैं हूं और जो कुछ मेरे अंदर है, उसे तू तो क्या, तेरा बाप भी नहीं कर सकता। एक बार, सिर्फ एक बार उस सेठ से मेरी मुठभेड़ हो जाए तो मैं उससे यूं इंतकाम लूंगी, यूं। नहीं, मैं होती कौन हूं इंतकाम लेने वाली? मैं बस अपने मन के लिए एक छोटी सी गाली दे दूं, एक छोटी सी गाली जो उसके नाक पर चिपकू मक्खी की तरह बैठ जाए और हमेशा वही जमी रहे। हाँ, बस एक छोटी सी गाली दे दूं। इसी उधेड़ बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर ताला खोलने के लिए जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा में घूमकर रह गई। कंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ धकेले तो हल्की सी चरचराहट पैदा हुई। अंदर से कुंडी खोली तो दरवाजे ने जमाई। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। ए सौगंधी, आ गई तू? अरे कहाँ गई थी इतने सवेरे सवेरे? अच्छा, तो तूने मेरा कहा मान ही लिया। देख भाई, सुबह की सैर जो है ना सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर तू रोज इसी तरह घूमने जाएगी ना तो देखना तेरी सारी सुस्ती गायब हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा जिसकी तू हमेशा शिकायत करती है। क्या वो विक्टोरिया गार्डन तक गई होगी? सौगंधी ने कोई जवाब ना दिया, ना ही माधव ने जवाब जानने की ख्वाहिश जाहिर की। दरअसल जब माधव बात किया करता था तब ये जरूरी नहीं होता था कि सौगंधी इसकी बात में हिस्सा ले, और जब सौगंधी बात किया करती थी तब ये जरूरी नहीं होता था कि माधव उसकी बात में हिस्सा लिया करता। वो तो कोई बात करनी होती थी इसीलिए वो लोग कर लिया करते थे। आज मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या? मेरा इंतजार? हाँ, तो तुझे कैसे पता कि मैं आज आने वाला हूँ? रात तुझे सपने में देखा, यकायक उठ बैठी तो देखा कोई नहीं, फिर जीने चाह चलो बाहर घूम आते हैं। तो देख, मैं आ गया। भाई, ये बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। वो किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिल को और दिल से राह होती है। अच्छा, तूने कब देखा मुझे सपने में? यही कोई रात के 4 बजे। हैं? और मैंने तुझे रात में 2 बजे सपने में देखा। तूने वो फूल, तू ये साड़ी पहन के तू ऐसे मेरे बाजू में खड़ी थी और तेरे हाथ में वो था, क्या था तेरे हाथ में? हाँ, तेरे हाथ में पैसों की थैली थी। और तूने वो थैली ऐसे मेरे हाथ में रखी और मुझसे बोली, ए माधव, इतना टेंशन काहे को लेता है? अरे तेरा मेरा पैसा अलग थोड़ी है। और तेरी जान कसम, मैं फौरन उठा और टिकट कटवा के सीधा इधर आ गया। अब मैं क्या बताऊं तुझे, बहुत बहुत परेशान हो गया हूं मैं। साला बैठे बैठा एक केस हो गया।
अब 20-30 रुपए हो तो वो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक गई है क्या? लेट जा, लेट, मैं पैर दबाता हूँ तुझे। अरे लेट ना। ये किस मुंह ने तुझ पे केस किया है? अरे है एक हरामी साला पुणे उधर। जेल वेल का डर हो तो मुझसे कह दे, 10-20 तो क्या, ऐसे हालत में 100-50 भी अगर पुलिस के हाथ में रख देना तो फायदा अपना ही है, जान बची तो लाखों का। छोड़ तू अरे ये सब देना, छोड़, अरे दे मुझे ना। सब सही सही बता। ये जेल वेल का नाम सुन के ना कलेजा धक धक करता है। तू वापस कब जाएगा? अभी मतलब 2 बजे अभी निकलना पड़ेगा। देख वो शाम तक उसके हाथ में जो है ना 150 रुपये थमा देंगे ना, तो फिर ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है 50 रुपये में काम हो जाएगा। 50 में हो जाएगा? हाँ 50 में तो हो जाएगा। ठीक, मैं देती है ना? अरे तू काय को देगी? 50। अरे मैं तेरे पास पैसे लेने थोड़ी आया हूँ, वो तो मेरी इच्छा थी कि मैं तुझसे मिलूँ। और ए माधव, देखना, बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के सामने अपनी दोनों रानों पर क्या तो हाथ रखे बैठा है। अरे हाँ, हाथ में गुलाब का फूल भी है। तस्वीर खिंचवाने का ख्याल इस कदर गालिब था कि उसकी हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। पाबंदी, ये तू किसकी तस्वीर देख के ऐसे हंस रही है? ये म्युनिसिपालिटी के दरोगा की, जरा देख तो थोबड़ा, कहता था एक रानी मुझ पर आशिक हो गई है। ये मुंह और मसूर की दाल। हे माधव, इसको देख, क्या तो टांग पे टांग रख के खड़ा है? नहीं, अरे बाप रे, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तस्वीर खिंचवाते वक्त बड़ी फटे भी हो इसकी। अरे ये तूने बहुत ठीक किया। अरे मैं कब से बोल रहा हूँ कि ये तस्वीर निकाल के तू। ए माधव, मैं क्या कह रही थी कि भौंडी शकल का कोई आदमी ना अब इस खोली में नहीं रहेगा, है ना माधव? नहीं रहेगा ना माधव? नहीं ना? ये तूने बहुत अच्छा किया तूने। अरे ये तस्वीर तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तुझे नया फोटो ला के देता हूँ, तूने वो ये सामने वाली तुझे ये तस्वीर पसंद नहीं थी? अरे मैं पूछती हूँ, तुझ में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है? हाँ? मेरी बात तेरी ये पकोड़े जैसी नाक, तेरी ये बदबूदार बालों से भरा हुआ माथा, तेरी सूजे में नथने, तेरी मुड़े में कान, तेरी ये मुंह के पास, तेरी बदन की मैल, तुझे तेरे फोटो पसंद नहीं थे? अरे आते क्यों? तेरे सारे ऐप जो छुपा रखे थे इसने। साला जमाना ही ऐसा है, जो ऐप छुपा वो बुरा। तूने अपना धंधा फिर से शुरू किया ना? देख मैं तेरे से बोल रहा हूँ आखिरी बार, तू ये धंधा बंद कर दे वरना तेरी और मेरी टूट जाएगी। आइंदा से तूने इस कोले में किसी को बुलाया ना तो चुटिया पकड़कर तुझे बाहर कर दूंगा। और हाँ, इस महीने का खर्च ना मैं तुझे पुणे पहुंचते मनी ऑर्डर कर दूंगा। अभी देता हूँ ना मैं तेरे जो कि आज तक नहीं आया, आज तक। और क्या कह रहे थे? इस खोली का भाड़ा क्या है मालूम तेरे को? हाँ मालूम, मेरे को मालूम। बता। 12.5 15 रुपए भाड़ा इस खोली का और 10 रुपए भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे पता है 2.5 रुपए दलाल के रहे 7.5। कितने रहे? 7.5। हाँ, और उस 7.5 में मैंने तुझे वो देने का वचन किया था जो मैं तुझे दे ही नहीं सकती, और तू वो लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता। तेरा और मेरा रिश्ता क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ 10 रुपए हम दोनों के बीच में बच रहे थे, तो हमने ऐसी बातें की कि क्यों ना तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी जरूरत हो, है ना? पहले हमारे बीच में बच रहे थे 10 रुपए और अब हमारे बीच में बच रहे पूरे 50 रुपए। तू भी उसका बजना सुन रहा है, मैं भी उसका बजना सुन रही हूँ। क्या पुरानी बात है? ये क्या कर रही है? क्या नाच कर रही है? मुल्तानी मिट्टी लगा, तेल लगा, ये चिंदी, ये चिंदड़े कितने? क्या कर रही है सौगंधी तू? सौगंधी का बच्चे, तो आता कौन है? हाँ, तेरी माँ रहती है यहाँ पर जो तू मुझसे 50 रुपए लेने आया भड़वे। लोग देख रहे। कमीने, क्या है कौन तू? हाँ बता, कौन है तू? चोर या गटकतरा? इस वक्त तू मेरी खोली में क्या कर रहा है? बुलाओ पुलिस। बात तो पुणे में तुझ पे केस हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक केस जरूर खड़ा कर दूंगी मैं। चल। तुझे क्या हो गया सौगंधी? तू क्या कर रही है ये? तेरी माँ का सर। तो होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला? निकाल फोटो भी। चल
तेरे पुणे पहुंचने से पहले ऐसे मनी ऑर्डर कर दूंगी। चल निकल। ए, एक मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, एक रास्ता मेरे पीछे भागे, एक रास्ता मेरे आगे। अब गहरे सन्नाटे में किसको आवाज लगाऊं? कौन आएगा मदद को मेरी? क्या चीखूं, चिल्लाऊं? अपने गोश्त की मैली चादर ओढ़ के चुप सो जाऊं और अचानक नींदों के दलदल में गुम हो जाऊं, खुद को खुद में ढूंढने निकलूं लेकिन कहीं ना पाऊं। एक मौसम मेरे दिल के अंदर, एक मौसम मेरे बाहर, एक रास्ता मेरे पीछे भागे, एक रास्ता मेरे आगे। सोसाइटी समिति के संस्थापक रवींद्र शर्मा जी से अनुरोध कृपया कर रहे हैं और आज के नाटक के निर्देशक श्री चंद्र मिश्रा जी से अनुरोध कृपया कर रहे हैं और कलाकार को स्टेज के सभी कलाकारों से निवेदन है कि मंच पे आ जाएं और कलाकारों से
मिलन सिंह। सूत्रधार की भूमिका में थे निर्मल तिवारी, माधव अभिषेक केरार, रामलाल आशीष गढ़वाल और सौगंधी की भूमिका में जूली पे। रुद्राक्ष कल्चर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ये 4 दिवसीय नाट्य समारोह चल रहा है। आज उसका तीसरा दिन था। नाटक में जो हमारे डायरेक्टर हैं पुष्कर मिश्रा जी, हम उनका सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने ये नाटक बनाया, बहुत अच्छा लगा और मैं प्रधान भाई से कहूँगा कि उनका स्वागत करने में मेरी मदद करें। मंडो साहब की इस कहानी से 100% न्याय किया था। क्या बात है, वाह। अपूर्व दत्त ने आज को घोषणा की थी।